जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी योद्धा पर। मैं हूं आपके साथ विवेक पांचाल और मैं आपका सीएस की फैकल्टी हूँ स्टडी योद्धा पर। तो हम जो यूपी पुलिस फायरमैन और जेल वार्डन के लिए क्लास कर रहे हैं, अपना जो कोर्स कर रहे हैं, उसमें अब तक हम यूपी स्पेशल जीके स्टार्ट की थी। तो यूपी स्पेशल जीके की अब तक दो क्लास हुई थी। पहली क्लास थी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था यूपी का, यूपी का नाम कैसे था, यूपी के आस पड़ोस। उसके बाद दूसरी क्लास में हमने यूपी के जिले डिस्कस किए थे कि कौन सा जिला कैसे लगता है, वो सारी चीजें खत्म हो गई। अब जो क्लास 3 है आज, क्लास थर्ड, तो इस क्लास थर्ड में हम क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम आज यूपी का विस्तार कैसा है, कहाँ से कहाँ तक है। तो यूपी की जो भौतिक विभाजन अगर हम करें, फिजिकल विभाजन करें, तो वो किस तरह से विभाजित हुई है। तो ये जो भर्ती का महासंग्राम हम बैच चला रहे हैं, तो इसमें आपकी जीके वगैरह सारी क्लासेस जितनी भी होती है सब आ रही है। तो आप सब क्या करेंगे, सपोर्ट बनाए रखेंगे अपना। तो शुरू कर रहे हैं हम आज की क्लास। आज की जो क्लास है, देखो ये यूपी स्पेशल है ना, तो ये आप जितने भी यूपी स्पेशल एग्जाम है उनके लिए भी देख सकते हो। जैसे लेखपाल का हुआ, ये फिर आपके यूपी ट्रिपल एससी वाला, उन सब के लिए भी देख सकते हैं। तो आज की जो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप पहला पॉइंट डालेंगे एक्सटेंड, मतलब विस्तार। यूपी का विस्तार कहां से कहां तक है, हमने ये समझना है। अब देखो, हमने जाना कि यूपी के आसपास कौन कौन से राज्य हैं, कौन सा देश है, कौन सा जिला बॉर्डर पे है, कौन सा दक्षिणी जिला, कौन सा उत्तरी, वो सारी चीजें हम जानेंगे। अब उसके बाद जो हम नई चीज जानेंगे कि मान लो ये हमारा यूपी है, लगभग देखो मैप एग्जैक्ट नहीं मिल पा रहा है, फिर भी आप समझोगे थोड़ा सा, ठीक है। ये हो गया हमारा उत्तर प्रदेश। तो हमें भौतिक आधार पर जानना है कि ये यूपी कहाँ से कहाँ तक फैला है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन जाता है। तो यूपी की सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, एक मिनट जरा मार कर लेंगे। तो यूपी के सबसे पहले आप लिखोगे पूर्व से पश्चिमी जो विस्तार है, ये वाला, तो ये है 640 किलोमीटर का। 640 किलोमीटर। आपसे पूछे कि पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व यूपी की जो लंबाई है या विस्तार कितना है, 640 किलोमीटर। और आपसे अगर पूछने लगे कि उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर कितना फैला हुआ है, तो आप कितना बताएंगे, 240 किलोमीटर। सही है बात, आपको इतनी बात समझ में आ गई। ऐसे 240 है और ये वाला 640। अच्छा, यहाँ तक की बात हमें समझ में आ गई। यहीं से हमसे पूछ लेगा कि एरिया कितना है यूपी का। एरिया मतलब क्षेत्रफल। यूपी का अगर आपसे पूछे तो आप कितना लिखेंगे, बताइए। तो क्षेत्रफल होता है आपका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर जो है आपका ये यूपी का एरिया है। इसे ये आपको दूसरे शब्दों में क्या पूछ सकता है, आपसे कुछ भी नहीं, मील में भी आपका ऑप्शन दे दे तो 93,000। अभी देखो मील ऐसे देखो, ऑप्शन ए को मुझे किलोमीटर में भी दे दिया। ज्यादातर तो ये पूछा, मील में बहुत कम पूछता है, रेयर चांस है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। अच्छा है, 93,930 वर्ग मील इसका एरिया है। तो हमने बात की तो पूर्व से पश्चिम में विस्तार 640 और उत्तर से दक्षिण 240, क्षेत्रफल 2,40,998 किलोमीटर। यहाँ तक की बात करने के बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़े। अब हम जब बात कर रहे हैं विस्तार की, तो हमें पता होना चाहिए यूपी हमारा कौन से रीजन में पड़ता है। तो यूपी हमारा पड़ता है उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अब इस चीज को मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको। उत्तर पूर्व गोलार्ध में आपसे ऑप्शन दे देगा कि निम्न में से किस गोलार्ध में यूपी लाई करता है, यूपी स्थित है। तो आप क्या आंसर देंगे, उत्तर पूर्व गोलार्ध। अब ये चीज जिनको पता हो बहुत अच्छा है, लेकिन जिनको डाउट है उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो मैप को दिक्कत नहीं, दोबारा बन जाएगा हमारा। तो आपको पहले हमें देखो, यूपी हम सीधे यूपी में आ गए क्या। सबसे पहले हमें जानना था पृथ्वी। पृथ्वी के बाद इंडिया, इंडिया के बाद हम जब आएंगे यूपी में। तो ये मान लो हमारी पृथ्वी है, तो देखो ये ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ये पृथ्वी है हमारी। अब पृथ्वी को क्या किया कि हमने भौगोलिक आधार पर चार भागों में विभाजित कर दिया। एक ऐसे करके और एक ऐसे करके, एक दो तीन चार कर दिया। तो ये जो है ये होती है ऐसे करके जो आपको मिलेंगी ये वाली, और ऐसे ये क्या होती है हमारी, ये होती है अक्षांश रेखा। अक्षांश, अक्षांश रेखा।
और ये ऐसे करके जो है ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये है देशांतर। देशांतर। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई है, क्षांत रेखा कौन सी और देशांतर कौन सी। यहीं पे आपसे पूछेगा उत्तरी गोलार्ध, ये होता है हमारा उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और ये नीचे क्या हो गया, ये वाला दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ तक की बात ऐसा समझ में। अब थोड़ा हम ज्यादा इसके अंदर जाके सीधा अपने आप जाते हैं। तो देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो हमने मैप बनाया था अभी, ये वो सारी बात आगे होगा, अच्छा देशांतर, इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। तो पहले बाद में देखेंगे, पहले देखो ये हो गया, यहाँ पे आप हमने बना लिया ये जो 0 डिग्री अक्षांश है, इसको नाम दिया गया है आपकी रेखा पर, ये इक्वेटर, ठीक है। तो ये होती है 0 डिग्री। और भारत हमारा कहीं ना कहीं इस जगह से करके भारत है, तो कर्क रेखा इसके नीचे से जाती है, थोड़ा मतलब भारत को क्रॉस करके जाती है कर्क रेखा, ऐसे नीचे थोड़ा सा भारत आ जाता है। उस कर्क रेखा वो होती है 23.5 डिग्री, सही है। 23.5 डिग्री पे कौन सी है हमारी कर्क रेखा, कर्क रेखा। अब देखो ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ऊपर उत्तर है और नीचे दक्षिण। ऐसे क्या मैं इसे डिवाइड करूंगा, तो ये साइड पूर्व और ये पश्चिम। तो हम जब दिशा में पढ़ेंगे तो आपको यहां समझ में आएगा कि ये कौन सा हुआ, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, दक्षिण सॉरी दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम, और ये हो गया आपका दक्षिण कौन सा हो गया, उत्तर पश्चिम। समझ गए इन चीजों को। अच्छा अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूं, तो यहाँ हमें मालूम पड़ गया भाई ये 23.5 डिग्री जाएगी यहाँ से, बाहर से होके जाती है, लेकिन यूपी से नहीं जाती, एमपी में होके और छत्तीसगढ़ में होके ये निकल जाती है और झारखंड होके भी। तो हम बात करें यूपी, अब आ जाती है सीधी बात यूपी पे। आपको ये क्षण देशांतर सारी चीजें बहुत अच्छे समझ में आएंगी, मैं इनमें ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे स्पेशल ज्योग्राफी, उसमें इन चीजों को डिस्कस करेंगे। तो अब जो भारत का जो विस्तार है, आप लिखिए भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार, मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गया, अच्छा भारत का नहीं यूपी का, हम बात कर रहे हैं यूपी की, यूपी का अक्षांशीय विस्तार। और आपसे पूछा जाएगा यूपी का देशांतरीय विस्तार, तो अक्षांशीय विस्तार की हम बात करें तो 23.5 डिग्री 52 मिनट। ये सारी चीजें भी आपको देखो ज्योग्राफी देखने, लेकिन अभी थोड़ा बहुत मैंने समझा दिया, बाकी समझे। 30 डिग्री कितना हुआ यहाँ पे 24 मिनट। और ये पूछेगा आपसे देखो अक्षांश कौन से अक्षांश पे पड़ रहा है, तो आपको पता होगा उत्तरी, उत्तर में जो अक्षांश उसी पे तो है, तो उत्तरी अक्षांश, ये हो गया, सही है। अब आपसे पूछेगा देशांतरीय, देशांतरीय विस्तार, तो देशांतरीय विस्तार कौन सा होता है, जैसे देखो अभी हमने जो ऐसे लाइन बनाई थी देशांतरीय विस्तार, अगर यहाँ से यहाँ पे देंगे इधर लाएंगे तो ये वो बांटेंगे उसे देशांतर। तो जब देशांतरीय विस्तार की बात करें तो वो होता है 70 डिग्री 5 मिनट से 0.5 मिनट, ठीक है ना। उसके बाद आप यहाँ से लोगे 84 डिग्री 38 मिनट तक, ये क्या होता है आपका 10 देशांतरीय विस्तार होता है। अब थोड़ा सा यहाँ तक हमने पढ़ लिया, अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा एरिया से रिलेटेड कि एरिया जो है वो कितना परसेंट है टोटल इंडिया के एरिया का, तो 7.33% आपका जो यूपी का एरिया है वो है आपके किसका, भारत के एरिया का। तो यहाँ तक हम देख चुके हैं। अब देखो यहीं पे हमने देखा ना सबसे उत्तरी जगह कौन सा था, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये उत्तर में ये है, यहाँ पे आपका कौन सा था सहारनपुर, ये हो जाएगा आपका कौन सा सोनभद्र, और यहाँ कौन सा होगा, यहाँ पे होगा आपका शामली, और ये कौन सा होगा आपका बलिया। तो यहाँ तक आपने कल भी देखा था ना वो बना के सारी चीजें। तो आपका जो है ना एरिया वाला ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये लास्ट ईयर जो पेपर होता है ना उसमें पूछा था, और आपसे ऑप्शन में ऐसा नहीं कि 7.33 दे दें, हाँ आपसे ऐसा पूछ सकता है ऑप्शन दे दिया 7 8 9, तो आप यहाँ पे एक चीज देखो कि इस 33 किसके ज्यादा पास है तो 7 के, तो आप वहां पे 7 टिक कर देंगे। तो ये सारी चीजें फैक्चुअल चीजें होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ तक पढ़ने के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे एक्सटेंट की बात हमने कर ली, विस्तार कितना है कहां से कहां तक है, अब सीधे चलते हैं भौतिक विभाजन पे। भौतिक विभाजन किस आधार पे
और किस तरह से किया गया है यूपी का। जब हम भौतिक विभाजन की बात करेंगे, भौतिक विभाजन, भौतिक विभाजन की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि थोड़ा सा देखो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा समझने की जरूरत है। देखो ये मान लो आपका यूपी है, ठीक ना, ये यूपी हो गया आपका, और यहाँ पे यूपी में आप देख लो कि ये बन गया भाई हमारा यूपी, ठीक है। अब यूपी के हमने जिले वगैरह कुछ डिस्कस करनी है, वो यहाँ कुछ डिस्कस नहीं हुआ, सीधे सीधे बात करेंगे। तो यूपी को जो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो 3 कौन कौन से हैं, चलो इस तरह से देखते हैं। पहला हो गया आपका भाबर एवं तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र। उसके बाद दूसरा है गंगा यमुना का, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र या मैदानी भाग, मैदानी भाग लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको गंगा यमुना का मैदानी भाग या मध्य का मैदानी भाग ऐसे भी लिख सकता हूँ, वो हिसाब से। और तीसरा होता है दक्षिण का पठारी भाग, दक्षिण का पठारी भाग। तो यहाँ पे हमने यहाँ तक की बात मैंने कर ली कि ये सिर्फ 3 में बांटा गया है। तो आपसे कुछ नहीं पूछेगा तो इन तीनों के ऑप्शन तो देगा नहीं आप कि भाई तीनों में बांटा गया होगा। तो आपसे कुछ इस तरह से पूछेगा कि भाबर से पूछेगा कि भाबर क्या है या आपका तराई क्या है, उससे समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा। सबसे पहले देखो ये यूपी है, ये हो गया आपका इस तरह से, ये मान लो ये वाला, इसमें ऐसे समझ लो ये यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से आप समझोगे ये। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा देखो समझने की वाली बात है, करने को तो कुछ भी कर लो। ये जो मैंने ब्लैक किया ये दोनों हम पहले रीजन की बात कर रहे हैं। तो पहला जो रीजन है हमारा ये वाला, ये हो गया हमारा भाबर, और दूसरा जो रीजन है हमारा ये नीचे वाला ये हो गया तराई। तो आपने देखा कि ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन हम इन दोनों को पढ़ते एक साथ हैं, भाबर को और तराई को। अब भाबर की विशेषता क्या है, भाबर को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें यूपी के उत्तर में जाना पड़ेगा। आपको पता था कि पहले के जो उत्तराखंड था यूपी को भाग था, और ये क्या था पहाड़ी जो जिले थे वो सारे यूपी के थे, लेकिन बाद में उत्तराखंड अलग किया। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे आपको पता है ऊपर कौन से पर्वत श्रेणी है, यहाँ पे हिमालय, ठीक है ना, हिमालय ऊपर। हिमालय की जो रेंज है शिवालिक, आपने सुना होगा शिवालिक, तो शिवालिक जो पर्वत श्रृंखला है वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे अब आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि शिवालिक यानी यूपी को उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो आप पिक करेंगे शिवालिक। तो शिवालिक पर्वत श्रेणी है। अब क्या होता है कि यहाँ से जो नदियां आती है, ठीक है ना, चलो नीचे की ओर बात करें, ये हो गया, ये बीच का हो जाएगा आपका मैदानी भाग ये वाला, और ये यहाँ से आप स्टार्ट होता है ललितपुर से, बाकी ये सारा क्या मैदानी भाग, और ये नीचे वाला है ये ललितपुर से जो स्टार्ट हो रहा है ये सारा, ये क्या दक्षिण का पठारी भाग है। तो आप देख रहे हो कि 3 रीजन थे ना, पहला भाबर एवं तराई, दूसरा मध्य का मैदानी भाग या गंगा यमुना का मैदानी भाग, और तीसरा दक्षिण का पठारी। तो ऊपर थी शिवालिक रेंज, नीचे क्या आपको पता होगा ये यहाँ पे है आपका विंध्य और आपका सतपुड़ा, विंध्य और सतपुड़ा, ये पठारे जो नीचे हैं, जो भारत का जो दक्षिणी पठार है वो नीचे है। तो यूपी की जो स्थिति बनती है ना वो लगभग ऐसे बनती है, इस तरह से। ये हो गया हिमालय वाला रीजन, बीच में हो गया मैदानी भाग, और यहाँ पे हो गया आपको पठार। पठार और इनमें थोड़ा सा अंतर ऐसे समझो कि देखो ये हो गया जो पर्वत होते हैं हमारे, इनकी ऊंचाई होती है बहुत ज्यादा, मैदान होता है बिल्कुल प्लेन, और जो पठार होता है वो ऊंचा होता है प्लेन से, यानी जो हमारे बोले समतल उससे ऊंचा होगा, लेकिन पर्वत से छोटा होगा, यानी उसकी ऊंचाई कम होगी। तो इस तरह से तो ये होगी हमारी ऊपर वाली रेंज हिमालय वाली, नीचे वाला होगा पठारी, तो बीच वाला क्या मैदानी भाग नीचा है। तो क्या होता है कि आपको पता है कि नदियां इधर से आपके सोन, चंबल, बेतवा, वो क्या होती है मध्य प्रदेश से यूपी में एंटर करती है, तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही, ऐसे ऊपर की तरफ से गंगा, यमुना और आपके शारदा, महाकाली, गंडक, सोन, ये सारी कहाँ है, ये ऊपर से आती है। तो वो सारी नदियां ऐसे आएंगी, कुछ ऊपर से आएंगी कुछ नीचे से, और यहाँ के मिल जाती है और ऐसा आगे तक बड़ी चली जाती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये नदियों का फ्लो इस, यानी आप देखोगे तो उत्तर से दक्षिण की तरफ दक्षिण पूर्व में जाता है,
इधर से जो नदियां होंगी उनका जो फ्लो है वो क्या होगा आपका उत्तर और पूर्व की तरफ यहाँ पे निकल जाती है। तो हम नदियों की बात करेंगे, अगली जो क्लास होगी उसमें नदियों को डिस्कस करेंगे, लेकिन हम बात करते हैं भाबर और तराई की। तो भाबर के बारे में हमने जान लिया। अब भाबर में क्या होता है कि पथरीली भूमि होती है, यानी पत्थर, छोटे छोटे पत्थर, पथरीली भूमि होगी। तो भाबर को आप ऐसे समझोगे, ये आपको एक मैप समझ में आ गया होगा, है ना। तो क्या होता है कि कोई भी नदी है तो वो क्या होगी, जब हिमालय या शिवालिक रेंज से निकल के आएगी तो वो अपने साथ ऊंचाई से जो नीचे की तरफ आएगी तो उसका फ्लो जो है बहुत तेज होगा। वो क्या लाएगी अपने साथ, गाद लाएगी बहुत सारी, और क्या बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर भी होंगे। तो वो क्या होती है, जैसे ही एंटर करती है भाबर वाले एरिया में तो क्या होती है, उसका फ्लो कम हो जाता है, बहाव कम हो जाता है, और पत्थर क्या है वहां बैठने शुरू हो जाते हैं, ठहरने शुरू हो जाते हैं, और पत्थर ठहर जाते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि बहुत सारी नदियां ऐसी जो विलुप्त हो जाती हैं यहाँ जाके, मतलब नदी रहेगी लेकिन वो क्या होगी कि पत्थर के नीचे बह रही होगी, पत्थरों के नीचे बह रही होगी भाबर में। उसके बाद जैसे हम तराई में आएंगे तो तराई वो क्षेत्र होता है कि पत्थर यहाँ छोड़ दिए नदियों ने, उसके बाद जैसे तराई में आएंगी, तराई में क्या होता है कि जो गाद मिट्टी वगैरह होती है वो बाहर जो होता है मिट्टी का वो सारे यहाँ पे जमा होना शुरू होता है। तो इस तरह से भाबर में पत्थर वगैरह छोड़ेंगे, उसके बाद तराई में आ जाएंगे। और जो मध्य का जो मैदानी भाग है इसमें क्या है कि सारी नदियां आके आपस में मिल जाएंगे और इनका फ्लो मतलब बहुत कम हो जाता है। ऐसे ही इधर से आप देखो, ऐसे ही ये साइड है। तो जब हम बहावर तराई आप दोनों अच्छे समझ में आ गए, कुछ पॉइंट है वो नोट करने हैं आपको। तो बहावर ये आपको तीनों लिख लेने हैं कि भौतिक विभाजन कितने आधार पे किया गया है, तीन आधार, तीन है यानी तीन बेस है भौतिक विभाजन के। बहावर है तो तराई क्षेत्र, गंगा यमुना का है। तो भाबर का अब तक हमने लिख दिया, तो भाबर को हमने जान भी लिया। और भाबर के बाद आगे चलते हैं हम थोड़ा सा, देखो गंगा यमुना का मैदानी भाग, गंगा यमुना का मैदानी भाग की अगर बात करें तो ये दो जगह है, यानी एक तो होता है खादर और एक होता है आपका बांगर। इन दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। खादर क्या होता है कि जब ये बाढ़ जब आती है, बाढ़ वगैरह आएगी तो वहां जो नदी मिट्टी लेके आएंगे अपने साथ, उन मिट्टी को जमने का आधार पर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो जो खादर होता है ना हमारा, ये क्या होता है कि जब नदी बाढ़ लेके आ रही है तो नदियां क्या है कि मैदान में अपने रास्ते हमेशा बदलती रहती थी। तो जब बदलती रहती थी तो जो भी हर बार बाढ़ आएगी तो हर बार नई मिट्टी लेके आती वो। तो जो नई मिट्टी, नई जलोढ़ मृदा से जो भाग बनता है वो कौन सा बनता है, वो बनता है आपका ये खादर का। यानी कि हर बार नई मिट्टी आ रही है, नई परत मिट्टी की आती जा रही है, तो नई जलोढ़ मृदा से खादर का भाग बन जाता है। और ये होता है पुरानी, यहाँ क्या होता था कि पहले कभी बाढ़ आई थी या बहुत समय पहले, तो वहां पे क्या था कि ये जो पुरानी जलोढ़ मृदा है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। ये सबसे उपजाऊ भाग होता है यूपी का, यानी गंगा यमुना का जो मैदानी भाग सबसे उपजाऊ है और सबसे ज्यादा बोले तो फसलें या सबसे ज्यादा समृद्धशाली यही पार्ट होता है। और ढाल आपसे पूछ लेगा कि ढाल कहाँ है गंगा यमुना वाला, तो ढाल होता है पश्चिम से पूर्व में, पश्चिम से पूर्व में। तो इसका जो ढाल है ना वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है। अब आपसे भाबर और तराई के क्षेत्र की बात करेगा तो भाबर और तराई में आपसे पूछेगा कि इसका जो विस्तार के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस तरफ विस्तार कम होता है, किस तरफ ज्यादा होता है। तो इसका जो विस्तार है ना भाबर का वो पूर्व में ज्यादा है, तो पूर्व से जैसे ही हम पश्चिम में जाएंगे तो ये विस्तार जो कम हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज भाबर तराई को पूछने लगे तो आप बोल सकते हो कि सहारनपुर से लेके आपका जो कुशीनगर है, कुशीनगर तक इसका विस्तार है। और आपसे पूछेगा दक्षिण का जो पठारी भाग है इसका विस्तार अगर आपसे पूछ लेता है तो इसका विस्तार होता है आपका ललितपुर से और आपका सोनभद्र। तो जितना फिजिकल जो डिवीजन था यानी बोले तो भौतिक विभाजन जितना हो सकता है वो सारा कर लिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा भाबर और तराई क्षेत्र में क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ जो मुख्य रूप से क्या उगाया जाता है या कैसी वनस्पति पाई जाती है। तो यहाँ पे देखो कोई फसल वगैरह तो होती नहीं है भाबर और तराई में, तो पथरीली भूमि है या फिर जो तराई वाली है उसमें क्या होता है कि बहुत दलदली मिट्टी होती है। तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे बहुत यानी झाड़ियां टाइप जो भी कैक्टस वगैरह इस तरह की जो भी चीजें वो यहाँ पे मिलेंगी। तो यहाँ पे लंबी जो घास है, भारत में सर्वाधिक लंबाई की घास जो कहाँ पाई जाती है वो आपके भाबर में पाई जाती है, सर्वाधिक लंबाई की घास। तो ये आप नोट करके लिख लेंगे।
और पशुपालन वगैरह यहाँ पे होगा। तो इस तरह से आपका जो फिजिकल जो बोलते हैं ना भौतिक विभाजन वो सारा खत्म हो गया। अगली क्लास जो होगी आपके औद्योगिकों के ऊपर होगी कि कौन सा जो शहर है किस नदी पे है और वो किस लिए प्रसिद्ध है। जैसे कि अलीगढ़ हुआ या मुरादाबाद, आपसे या आगरा कोई भी शहर पूछेगा वो किस लिए फेमस है। तो इस तरह से आपको ज्योग्राफी का बहुत सारा जो पार्ट है कंप्लीट हो गया। अब नोट्स वगैरह आपने बना लेना, तब तक के लिए